गोवर्धन जी के परिक्रमा के समय मुझे लाइफ का पूरा सर्कल दिख गया था। जूता पूरा भीग रहा था वो पानी से, जो छाले का पानी होता है ना उससे। ये जो परिक्रमा थी, इट वॉज डेडिकेटेड फॉर समवन। परिक्रमा को अगर मैं कर पाऊँ, जितना भी अच्छाई मिले वो उसको मिले, मुझे ना मिले उसको मिले। क्या हो रहा है यार, ऐसे क्या मतलब क्या लग गया, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, पच 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 हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो जन्मदिन की शाम को यमुना आरती और इस्कॉन में कीर्तन सुनने के बाद अभी मैं वापस आ गई हूँ अपने डॉर्मेटरी में। बहुत सारी चीजें और चिंताएं मेरे दिमाग में चल रही थी, तो इसीलिए मैंने राधा जी का नाम लेके खिचड़ी पे कंसंट्रेट करना ठीक समझा। भूख बहुत लगी थी, तो इस्कॉन में बैठ के मैंने एक कटोरी पाया और फिर एक कटोरी साथ लेके आई। और फ्रेश होने से पहले मैं यहाँ यमुना आरती का जो टीका है उसे निकाल रही थी, क्योंकि अभी फेस वॉश करने जाऊंगी तो ये टीका पानी और फेस वॉश के साथ धुलकर नाली में चला जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। इसीलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके एक टिश्यू में निकाल लिया और ये बहुत आसानी से निकल भी गया था। फिर इसे बैग में सेफली रख कर मैं चली गई फ्रेश होने, और उसके बाद वापस आके मैं खिचड़ी पाने लगी। एक्चुअली इस्कॉन से आज आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन दुख की बात यही है कि कीर्तन सारी रात तो नहीं चलेगा, है ना? वरना आज शायद मैं सारी रात ही कीर्तन में बैठी रहती। मेंटली उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो इसीलिए खिचड़ी पाने के बाद मैंने कुछ देर नाम जाप किया और उसके बाद 11 बजे के आसपास मैं सो गई थी, ताकि अगले दिन सुबह सुबह उठ के मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू कर सकूं। लेकिन इतनी थकावट और नींद आने के बावजूद भी मैं सो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि डॉर्मेटरी के एक अंकल और कुछ लोग लाउड आवाज में बकर बकर किए ही जा रहे थे, और वो भी रात के 12:30-1 बजे तक। डॉर्मेटरी में रहने का ये भी एक डिसएडवांटेज है जो आप सबको पता होना चाहिए। और राधा जी की कृपा से सुबह मैं जल्दी उठ भी गई। उस दिन मैं थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन एक्साइटेड भी थी कि फाइनली गिरिराज जी ने मुझे बुला ही लिया। लेकिन इतने में मुझे सुबह सुबह आईबीएस का अटैक आ गया, तो मैं बार बार बाथरूम जा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ और पेट का दर्द लेके डॉर्मेटरी में ही बैठी हूँ। ये सब करते करते ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे मेरे यही बर्बाद हो गए। फिर फाइनली मेरा दर्द कुछ कम हुआ, तो मैंने स्नान, रज का सेवन आदि किया और देखा कि गोकुल से जो जामुन मैं लाई थी वो थोड़े से खराब हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें से पा लिया। आज गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाली हूँ, तो उपवास अगर ना भी रख पाई तो फिर फलाहार करके ही रहूँगी, यही सोचा था। लेकिन श्री जी की मुझ पर कृपा और उनका मेरे लिए प्लान कुछ और ही था। गिरिराज जी के इस यात्रा में सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको ये समझ आ जाएगा कि हमारी माई श्यामाजू कितनी करुणाशील है और कैसे कैसे वो अपने भक्त के लिए कितनी करुणा और कितनी कृपा दिखाती है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन मैं गोवर्धन के परिक्रमा का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी, एंड ट्रस्ट मी, उसको माइंड में रिविजिट करना भी ना, इट्स अ ह्यूज टास्क। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें उस दिन हुई है, मतलब जैसे गुरुदेव ने भी बहुत बार बोला है और हमें भी पता है कि जब तक एक इंसान की लाइफ में ना अच्छी चीज़ें हो रही है, दैट मीन्स उसके जो पूर्व के पुण्य है वो पुण्य तब तक काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उसको ख़राब टाइम दिखने लगता है। तो हम लोग देखते हैं ना कि किसी इंसान ने बहुत अच्छा टाइम बिताया, बहुत अच्छी चीज़ें मिली और सडनली डाउनफॉल होता है। लिटरली वो चीज़ मुझे गिरिराज जी के परिक्रमा के दिन दिखी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं अपने डॉर्मेटरी से निकली एंड आई वॉज ऑलरेडी अ लिटिल बिट लेट, क्योंकि मैंने एकदम लास्ट दिन, जिस दिन मैं वृंदावन में थी, उस दिन मैंने गोवर्धन जी की परिक्रमा की थी। क्योंकि इतनी बड़ी परिक्रमा थी ना, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए मैंने पहले ही माइंडसेट कर रखा था कि मैं छोटी परिक्रमा करूंगी, कि इस बार छोटी परिक्रमा कर लेती हूँ, अगर बाद में पॉसिबल हो, फिर से राधा जो कृपा करे, तो मैं आके बड़ी परिक्रमा करूँगी। और डॉर्मेटरी में ना सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, अरे बड़ी परिक्रमा कर लो, कुछ नहीं है ऐसा। उन्हें तो नहीं पता कि मुझे आईबीएस है, मेरे घुटनों में चोट है, ब्रीदिंग इश्यूज़ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी उस दिन। तो मैंने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने बोला हाँ मैं करूँगी,
बोल के मैं निकल पड़ी। तो जैसे ही मैं डॉर्मेटरी से निकली, एक तो शुरुआत में ही मुझे लेफ्ट साइड में इतना ख़राब एक गंदा एक सीन दिखा कि एक होता है ना, सुबह सुबह आप अगर कोई ख़राब दृश्य देख ले तो आपका माइंड उधर ही थोड़ा सा मतलब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं एक्सप्लेन भी करूँ आप लोगों को लगेगा ये क्या है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैंने देखा एक बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, शी वॉज डूइंग पॉटी और पूरा दिख रहा था सब कुछ। तो मतलब वो जब सुबह सुबह आप देख लेते हो ना तो थोड़ा सा ख़राब लगता है। और सिंस माई मदर वॉज बेड रिडन, मुझे ये सारी चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा देखी हुई हैं। लोगों को लगता है कि आप जब एक चीज़ बार बार देखते हो आपको आदत पड़ती है, कभी कभी ना वो पुरानी मेमोरीज आपको रिविजिट हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। एनीवे, शी वॉज डूइंग पॉटी, लिटिल किड, वो छोटी सी बच्ची थी। तो वो देखते ही मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। फिर मैं दूसरी तरफ मुँह करके जल्दी जल्दी मतलब जाने लगी बस की तरफ, तो मुझे बस मिल भी गई। लेकिन अब समहाउ उस दिन थोड़ा सा रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा था तो बहुत टाइम लग रहा था और मुझे बार बार यही लग रहा था कि एक तो मैं लेट हूँ, ऊपर से पहुँचने में लेट हो रहा है, अब मैं छोटी परिक्रमा भी कर पाऊँगी कि नहीं, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। और मेरे हज़ारों बीमारियों के साथ मुझे मोशन सिकनेस भी है, तो ज़्यादा बस में ट्रैवल करना और ये सब मुझे नहीं होता। आई नो मेरे बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब गुड विशर्स जो है अभी मुझे दवाइयों के नाम भेजेंगे और नुस्खे बताना शुरू करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, नींबू का छिलका सूंघने से लेके कॉइन मुंह में रखना, आंवला, ये वो दवाइयाँ सारे मैं ट्राई कर चुकी हूँ एंड नथिंग हेल्प्स, नथिंग हेल्प्स। मतलब यहाँ प्लेन जगहों पे तो छोड़ी दो, बसों में जाना, जब मैं मतलब पहाड़ों में तो गाड़ी शुरू होती नहीं है कि मुझे मोशन सिकनेस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जब प्लेन जगहों पे मैं ट्रैवल करती हूँ ना बसों में, उस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होता है। मतलब अगर थोड़ी देर ज़्यादा मुझे रहना पड़ा तो शुरू हो जाता है मेरा उल्टी आना, चक्कर आना, वो सब शुरू हो जाता है। तो एक तो थोड़ी देर ज़्यादा ट्रैफिक में बस फंसी तो उसके लिए मुझे और भी ज़्यादा मोशन सिकनेस शुरू हो गया। तो जब बस पहुँची ना दान घाटी के आसपास, मतलब थोड़ा दूर ही है दान घाटी से, जो लोग बस से पहली बार जाएंगे उनके लिए बोल दूँ थोड़ा सा दूर है, इसके लिए वहाँ पे ऑटोज़ भी है। जो लोग पूछते रहते हैं कि दान घाटी जाओगे, दान घाटी जाओगे, से पूछते रहते हैं कि थोड़ा मतलब चल के जाओगे तो थोड़ा सा लगेगा रास्ता के ज़्यादा है। उस दिन मतलब सारी चीज़ें ऐसी हुई है। उस दिन सुबह नॉर्मल वेदर था, नॉर्मल। जैसे ही मैं गोवर्धन जी के वहाँ पहुँची, मतलब बस स्टैंड पे पहुँची, इतनी धूप सडनली विद इन मतलब 10 मिनट्स 15 मिनट्स, इतनी कड़ाके की धूप और इतनी गर्मी, मतलब पूरा मतलब इलाका झुलस रहा था जैसे, इतनी गर्मी। पहली बात तो मैं बस स्टॉप पे थोड़ी देर बैठी थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा उल्टी चक्कर वो सब हो रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ दान घाटी की तरफ, वहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे। तो दान घाटी आ गई है, यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। तो ऑटो वाले ने पूछा, मैंने बोला नहीं यार सामने ही तो है, तो दिख रहा है, मतलब ऐसे करके मैंने एकदम, दिख नहीं रहा था दान घाटी बाय द वे, मैंने एकदम स्मार्टनेस से बोला नहीं चले जाऊंगी। फिर मैं जैसे चलना मैंने शुरू किया, मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा वो गर्म जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, दान घाटी सामने है, पहले दान घाटी तो जाते हैं, वहाँ से माथा टेक के गिरिराज जी को फिर हम शुरू करेंगे परिक्रमा। तो मैं दान घाटी चली गई और उधर अंदर ना गिरिराज जी के उधर कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसके लिए मैं उस जगह का वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन वहाँ दर्शन किए, अच्छे दर्शन हुए, खूब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस समय। वो तो मुझे बाद में पता चला कि क्यों भीड़ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं करता, यूजुअली कोई नहीं करता परिक्रमा। मेरे पापों की सज़ा ज़्यादा है ना, तो इसके लिए मैं ही गई थी उस समय परिक्रमा कर। एनीवे, मतलब ये जुलाई की बात है, जुलाई, इट वाज 11 और 12 जुलाई, अभी मुझे ठीक से डेट याद नहीं है। तो उस समय अभी मैं दान घाटी में गिरिराज जी के दर्शन करके, फिर वहाँ पे ना दान घाटी पे एक बहुत बड़ी सी जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, तो उस जगह पे बैठ के उस जगह का वीडियो बना रही हूँ, देख रही हूँ, वहाँ पे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, बहुत कुछ। और बाय दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि मुझे छोटी परिक्रमा ही शुरू करनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि पहले छोटी परिक्रमा शुरू कर देती हूँ, फिर मैं देखूंगी अगर मैं कर पाई, क्योंकि ऐसा कुछ तो नहीं था कि मुझे मतलब शाम होने तक लौटना है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा अगर रात भी हो गई तो कोई बात नहीं, अगर मेरे में एनर्जी रही तो मैं बड़ी परिक्रमा भी कर लूँगी छोटी के बाद, क्योंकि एक ही बात है, आप बड़ी के बाद छोटी करो या छोटी के बाद बड़ी करो, सेम थिंग है। अभी मुझे रास्ता भी ठीक से पता नहीं, तो मैं ना लोगों से पूछते जा रही हूँ ऐसे, किस तरफ है बड़ी परिक्रमा, किस तरफ है छोटी परिक्रमा। ऐसे मैं थोड़ा बहुत तो यूट्यूब और गूगल से देख के गई थी, लेकिन जब एक्चुअल जगह पे आप जाते हो ना तब उतना ज़्यादा आपको समझ नहीं आता, सारी दुकानें और सब देख के।
और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बरसाना की जब मैंने परिक्रमा की थी, मैंने कभी भी अपने फ़ोन का इंटरनेट ऑन ही नहीं किया। मैं जब ऐसी जगहों पे जाती हूँ, मैं यूजुअली फ़ोन का इंटरनेट ऑन ही नहीं करती हूँ। तो मैप देखना या कुछ वो तो छोड़ ही दो, तो सब मेरे फ़ोन में नोट डाउन होता है जो जो चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अदरवाइज़ मैं लोगों से पूछते पूछते ही जाती हूँ। क्योंकि मैं 90s किड हूँ, तो मैंने मैप के बिना दुनिया देखी हुई है, गूगल मैप के बिना, जहाँ पे आप लोगों से पूछते हो, जहाँ पे आप पहले ही जान के जाते हो कि अच्छा इधर से यहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। ये तो मैं उस टाइम से बिलोंग करती हूँ, तो इसके लिए मैं यूजुअली मैप वगैरह ऑन नहीं करती। लेकिन गोवर्धन में जब मैं थी, तब कुछ समय के लिए मुझे मैप ऑन करना पड़ा था, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी। क्योंकि एज आई सेड, गोवर्धन जी के परिक्रमा के समय मुझे लाइफ का पूरा सर्कल दिख गया था। अच्छे से बुराई और बुरे से अच्छाई, ये मुझे पूरा दिख गया है। तो मैंने थोड़ा बहुत लोगों से पूछ के, और 2-3 ऐसे लोग थे जो मुझे लग रहा था कि ब्रजवासी हैं, लोकल हैं, जो लोग उस परिक्रमा मार्ग से ही जा रहे थे, छोटी परिक्रमा मार्ग से। तो उनको देखते देखते मैंने शुरू कर दिया परिक्रमा करना। अब जैसे मैंने बोला कि इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया था बहुत बहुत कम समय में ही, कि एक तो धूप मतलब शरीर पे चुभ रही है, पाँव में रास्ता चुभ रहा है, इतना ज़्यादा गर्म था रास्ता। और मैंने ना मतलब एकदम शुरुआत में ही एक कुत्ते की वीडियो ली थी, जो ऐसे पानी के छोटे से बनाए होता है ना ऐसे जगह, उसके अंदर बैठा हुआ था वो कुत्ता। तो उसको देख के एटलीस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस दिन कितनी गर्मी थी, कितनी ज़्यादा। देखो गर्मी है, बेचारे कुत्ते बेचारे ऐसे घर के सामने पानी रखा था, उसमें कूद गया। तो पहली बात, जितना भी तकलीफ हो, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि एटलीस्ट मैं बड़ी वाली परिक्रमा ना कर पाऊँ, छोटी वाली मैं करके ही जाऊंगी। क्योंकि ये जो परिक्रमा थी, इट वॉज डेडिकेटेड फॉर समवन। जैसे बोलते हैं ना कि हम परिक्रमा करते हैं तो हमारे पाप छिन्न होते हैं, हमें पुण्य मिलता है, ये सारे जो हिसाब किताब है, ये मैंने उस दिन किसी और के लिए सोच रखा था कि इस परिक्रमा को अगर मैं कर पाऊँ, जितना भी अच्छाई मिले वो उसको मिले, मुझे ना मिले उसको मिले। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने ही बोला है कि हम ऐसे नाम जाप परिक्रमा ऐसे हम भगवान को समर्पण करके बोल सकते हैं कि इसका पुण्य उसको मिल जाए, तो मिल जाता है, भगवान उनको पहुंचा देते हैं। यहाँ से जाना है, धूप में पैर छिल रहे हैं। तो मुझे पता नहीं क्या मेरी कितनी बड़ी परीक्षा चल रही थी उस दिन, लेकिन एकदम शुरुआत में ही ना मेरे दाएं पैर के नीचे ऐसे ना पच 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 करके थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कुछ मैल वैल लग गया होगा पैर में। और एक वीडियो भी बना रखी थी मैंने, जिसपे मैंने लिटरली वो दिख रहा है कि पैर के नीचे एक्चुअली किस चीज़ की वजह से पच 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 हो रही है। धूप में पैर छिल रहे हैं, लेकिन राधे श्याम करते करते जाएंगे। मम्मी राधे श्याम 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 राधे श्याम। बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। तो मैं एक जगह रुकी, ये एकदम मैं बिगिनिंग की ही बात कर रही हूँ, मतलब तब मैंने जस्ट परिक्रमा शुरू की है, उसी समय की बात कर रही हूँ, ज़्यादा देर हुए भी नहीं है। तो ऐसे कहीं पे ऐसा लकड़ी रखा हुआ था, मैंने उसके ऊपर पैर रख के ना मैंने ऐसे पाँव के नीचे देखा, तो मैंने देखा एक जगह ना ऐसे मिट्टी ऐसे चिपक गई है। तो मुझे लगा रास्ते में कुछ गंदा वंदा गिरा होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि हाथ लगाओ या ना लगाओ, कुछ मिल जाए मुझे साफ़ करो, लेकिन कुछ नहीं था। तो मैंने हाथ से जैसे उस मिट्टी को निकालने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे ही ना ऐसे पच 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 हो रहा था, मुझे महसूस हो रहा था। जैसे मैंने निकाला, एक ऐसा सफ़ेद जैसा कुछ लिक्विड ऐसा चिपचिपा सा कुछ निकला। तो आई वॉज फीलिंग वेरी यकी कि पता नहीं क्या गंदा लग गया है यार, अभी हाथ धोना पड़ेगा फिर से। और ब्रजरज और यमुना जल तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ परिक्रमा के समय, और नॉर्मल पानी भी रहता है। तो मुझे लगा अभी फिर से बैठ के कहीं पे थोड़ा हाथ वाथ धोना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, क्योंकि परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसके बाद वो जो भी निकला पैर के नीचे से, और वो पच पच हो रहा था, मुझे लगा कोई शायद कुछ चिपका होगा मैल वैल। तो मैंने वो निकाल के फिर हाथ वाथ धोए, ब्रजरज से फिर खुद को पवित्र किया एंड ऑल। फिर मैं चलने लगी। पैर बिल्कुल छिल रहे हैं। जैसे ही मैं आगे चल रही हूँ ना, वो पैर के नीचे पचपच की फीलिंग और ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लग रहा है क्या हो रहा है यार, ऐसे क्या मतलब क्या लग गया, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, पचपच पचपच हो रहा है। और तब तक मतलब जब आप नंगे पैर परिक्रमा करते हो ना, पैर के नीचे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाता है, तो समझ में भी नहीं आता है कि
किस चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये टाइम था ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास, जिस समय मैं ये बात कर रही हूँ ना, ऐसे पैर के नीचे आवाज़ हो रहा है। तो आप सोच लो कि ऑलरेडी मैं कितना लेट हूँ, छोटी परिक्रमा के लिए ही सही, ऑलरेडी मैं कितना लेट हूँ। एंड आई एम नॉट फास्ट एट ऑल, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ। मेरे पैरों में इंजरी है तो उसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही मेरे पैर दुखने लगते हैं एंड ऑल। और मेरे पैर में ना बहुत जल्दी फोशका पड़ जाता है। फोशका को क्या बोलते हैं, ऐसे जो बबल्स हो जाता है ना, मतलब छाले छाले बोलते हैं शायद, जिसके अंदर पानी भर जाता है। अब थोड़ी देर बाद ना मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी और मेरे बैग में हमेशा केले रहते हैं। कोशिश तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि परिक्रमा में ना खाऊं, क्योंकि वही नियम होता है कि बिना खाए आप अगर चले तो सबसे अच्छा है। और मैंने किसी और के लिए संकल्प ले रखा था, तो इसकी वजह से मैं कोशिश तो करती हूँ बिना खाए पिए चलने की। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उन इमरजेंसीज के लिए मैं बैग में केले रखती हूँ, और ऐसे परिक्रमा के दिन मैं बैग में ORS रखती हूँ। तो ये 2 चीज़ें यूजुअली रहती हैं। कभी कभी बिस्किट्स भी रहते थे, लेकिन इस दिन वो नहीं था। एनीवे, तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठी, वहाँ पास में उसी पेड़ में छोटी छोटी गिलहरी भी थी। एक्चुअली नॉट छोटी, बहुत मोटी मोटी गिलहरी थी। तो उनको देखते देखते मैं वो बैग से केले निकाली और खाने लगी। अब मैंने अपने पैर के नीचे अच्छे से चेक करने लगी, मतलब मैं इसे देख रही हूँ। तब मुझे समझ में आया कि शुरुआत में ही इतना ज़्यादा गर्मी हो गया था। इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से पैर के नीचे ऑलरेडी लिटरली इस साइज़ के छाले पड़ गए हैं। और उसी की वजह से वो जो पच हो रहा है, वो बेसिकली एकदम पैर से जो नीचे का जो स्किन है वो अलग हो गया है। तो वो उसमें ही एयर भर के ऐसे पच हो रहा है। और उसमें वो जो पानी भर जाता है ना, जब छाले पड़ते हैं पानी भर जाता है, वो भर नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली चल रही हूँ ना। तो वो पानी लिटरली निकल रहा है। और वही था, वो जो वाइट लिक्विड निकला था, बेसिकली वो पस था जो ऑलरेडी जम गया था। उतने ही टाइम में, उस शुरुआत में ही वो जम गया था पस, वही निकला था जो वो सफ़ेद लिक्विड मैंने निकाला था। क्योंकि अभी थोड़ा और था पैर में। अभी मैं देख रही हूँ, जब मैं केला वेला पा रही हूँ ना, तब मैं देख रही हूँ ठीक से कि वो इतना ऑलरेडी ख़राब हालत में है। और एक चीज़ होता है ना, आपको जब पता चले कि चोट लग गई है, जब तक आपको पता ना चले, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि पैर में किसी तरह का कट लग गया है। मैं बाद में देख रही हूँ कि जूते में खून निकला हुआ है, ये वो। इस समय तो मैं खाली पैर चल रही हूँ। तो अगर वो पस निकल के जूते में लगता, क्योंकि ये जब गोवर्धन की परिक्रमा करके मैं लौट रही थी ना, तब क्योंकि मेरे बैग में जूते थे। बस में हमेशा होता है ना कि बस का जो वो नीचा होता है वो गर्म हो जाता है बहुत टाइम, तो उसके लिए मैं जूते में बैग में लेके चल रही थी। तो इसी वजह से जब मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा करके मतलब बस में चढ़ी, उस समय जब मैंने जूते में पैर रखा तो मैंने देखा कि तब जूता पूरा भीग रहा था, वो पानी से, जो छाले का पानी होता है ना उससे। लेकिन इस समय तो मैं जूता पहने हुए नहीं थी, तो वो जो भी वो छाले का पानी निकल रहा था वो रास्ते में ही लग रहा था। इसकी वजह से वो पच स्किन में हो रहा है, इतना मोटा छाला पड़ा। अब